हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की इस श्रृंखला में हम मुद्रा का वर्गीकरण विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुद्रा के वर्गीकरण के 3 आधार हमने देखे हैं। पहला था प्रकृति के आधार पर, और प्रकृति के आधार पर मुद्रा का जो वर्गीकरण है वो वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा के रूप में किया गया, जिसमें वास्तविक मुद्रा में पदार्थ मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा यानी रिप्रेजेंटेटिव मनी हमने डिस्कस किया था। ये जो प्रतिनिधि मुद्रा है ये परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा और अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा में वर्गीकृत की गई है। उसके बाद हमने वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण विषय पर चर्चा की। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा 2 भागों में या 2 वर्गों में बांटी गई है। लीगल टेंडर मनी यानी विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा को सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा में हमने वर्गीकृत किया था। उसके बाद हमने मुद्रा के वर्गीकरण का तीसरा आधार जो भौतिक स्वरूप के आधार पर है वर्गीकरण है, इसे हम डिस्कस कर रहे थे। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा जिसे हम कमोडिटी मनी भी कहते हैं, इनमें पशु, सीप, हड्डियाँ, खाले, अनाज आदि वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। और ये बहुत प्राचीन काल की बात है, जब विनिमय के माध्यम एवं क्रय शक्ति के संचय के रूप में वस्तुएं ही उपयोग में ली जा रही थी। मुद्रा का चलन प्रारंभ नहीं हुआ था। उसके बाद आता है धातु मुद्रा। क्या है? धातु मुद्रा। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, जिसे हम मेटालिक मनी भी कहेंगे। मेटालिक मनी किसी विशेष धातु या धातु के मिश्रण से निर्मित होती है। इसमें गोल्ड और सिल्वर या बाद में तांबे के सिक्के भी चलाए गए थे, और आज भी प्रत्येक देश में हम या प्रत्येक अर्थव्यवस्था में हम देख सकते हैं कि कॉइन्स का चलन है। ये जो धात्विक मुद्रा थी या मेटालिक मनी है, उसे भी 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रामाणिक या मानक मुद्रा, जिसे स्टैंडर्ड मनी कहा गया है। इनका जो मुख्य विशेषता थी, इसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य समान होता था। आजकल इस प्रकार की मुद्राएं चलन में नहीं है। दूसरा है टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा, जिसमें मुद्रा साधारण या घटिया धातु से निर्मित होती है, जो छोटी राशि के भुगतानों के लिए प्रयुक्त होती है, और इसका अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य बराबर या समान नहीं होता है। इसमें एक पर्याप्त प्रकार का अंतर आप देख सकते हैं। हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें भी स्टैंडर्ड कम टोकन कॉइन का चलन अधिक है। और तीसरा प्रकार था गौण मुद्रा, जिसे हम सेकेंडरी मनी भी कह सकते हैं। ये सांकेतिक मुद्रा की सहायक मुद्रा होती है, जो साधारण धातुओं से निर्मित होती है और बहुत अल्प राशि के लेन देनों की सुगमता के लिए ही जारी की जाती है। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, और भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण का तीसरा प्रकार है पेपर मनी या वस्तु मुद्रा। क्या है? वस्तु मुद्रा, पेपर करेंसी या पेपर मनी। बच्चों, आप जानते हैं कि राज्य सत्ता या केंद्रीय बैंक द्वारा एक विशेष कागज पर लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र होता है। पत्र मुद्रा क्या है? राज्य सत्ता या केंद्रीय बैंक द्वारा एक विशेष कागज पर, यानी जो उसका क्वालिटी ऑफ पेपर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसको हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, जो पत्र पर अंकित निश्चित राशि धारक को देने का वचन देता है। आप अपने पास पॉकेट में रखे हुए नोट को देखें, और आजकल कोविड की समस्या चल रही है। नोट पर हाथ लगाने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, लेकिन अपने पास रखे नोट को देखें। उस नोट पर लिखा होगा कि मैं धारक को, अगर 500 का नोट है तो
500 रुपये देने का वचन देता हूँ। इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी होती है। वो चूँकि वो उन्होंने वचन दे दिया है कि मैं इतनी राशि धारक को देने का वचन करता हूँ, इसलिए उस कागज़ का मूल्य क्या हो गया, 500 रुपये। तो जितने का नोट होगा, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का, 200 का, 500 का, वो मैं धारक को इतनी राशि देने का वचन देता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम 9वीं शताब्दी में चीन में पत्र मुद्रा का प्रयोग हुआ है। चीन में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग हुआ? सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन किस देश में या किस अर्थव्यवस्था में हुआ? चीन। पत्र मुद्रा मौद्रिक अधिकारी द्वारा एक निश्चित विधान के अंतर्गत निर्गमित की जाती है। बच्चों, निर्गमित यानी इशू की जाती है, तथा इसके पीछे नियमानुसार स्वर्ण यानी गोल्ड और विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखी जाती हैं। विदेशी प्रतिभूतियां जिसको हम कहते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो आप ध्यान दें कि पत्र मुद्रा जब हम निर्गमित की जानी मतलब इशू की जाती है, छापी जाती है, तो पत्र मुद्रा मौद्रिक अधिकारी द्वारा एक निश्चित विधान के अंतर्गत, मतलब एक जो विधान लिखा हुआ है उसके उसमें जो प्रावधान है उसके हिसाब से ही आप पत्र मुद्रा छाप सकते हैं। इसके पीछे नियमानुसार सोना या विदेशी प्रतिभूतियां, बच्चों कुछ इकोनॉमीज़ में, कुछ देशों में केवल स्वर्ण रखकर छापी जा रही थी, फिर ये देखा गया कि स्वर्ण की उपलब्धता उतनी नहीं है, तो उस जो विदेशी प्रतिभूतियां हैं उसको भी शामिल किया गया। तो आपके देश के पास हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं जब ये नोट छापती हैं पत्र मुद्रा, तो विदेशी प्रतिभूतियां भी रखी जाती हैं। हमारे देश में भी जब हम आगे पढ़ेंगे इंडियन करेंसी के बारे में, तो गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज़, इसका एक निश्चित रेशियो होता है जो सर्टेन रेशियो में रखना होता है। तो भारत में भी इस प्रकार से नोट छापने से पहले या नोट निर्गमित करने से पहले नियमानुसार स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखी जाती हैं। ये पत्र मुद्रा 4 प्रकार की है। यानी आपने देखा कि पत्र मुद्रा क्या है? एक विशेष कागज पर लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट होता है जो पत्र पर अंकित निश्चित राशि धारक को देने का वचन देता है। अब हम देखेंगे कि ये जो पत्र मुद्रा है ये भी 4 प्रकार की देखी जा सकती हैं, या इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग अलग देशों में, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में, अलग अलग रूपों में पत्र मुद्रा मिल सकती है। पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी भी कह सकते हैं। दूसरा होगा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, जिसे कन्वर्टेबल पेपर मनी। थर्ड वन इज़ अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, या इसे हम इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा जो चौथा प्रकार है, फिएट मनी भी कहा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट मुद्रा। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एंड फिएट मनी। पहले हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। बच्चों, इस प्रकार की मुद्रा को जारी करने या छापने का मुख्य उद्देश्य धात्विक सिक्कों की जो घिसावट के रूप में होने वाली हानि थी। यानी कि जब धातु से सिक्के बनाए जा रहे थे तो उनमें घिसावट होती थी, जितना वो प्रयोग में लाया जाता था, जितना उन ट्रांजैक्शन के लिए उसका यूज़ होता था, क्रेता विक्रेताओं के हाथों से गुजरता था, तो इसमें डेप्रिशिएट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। डेप्रिशिएट होता था, सिक्के ख़राब भी होते थे। तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा स्वर्ण या रजत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, जैसे नाम से ही जाहिर है। अर्थात जारी की गई पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर स्वर्ण या रजत के कोष रखे जाते हैं तथा पत्र मुद्रा इन बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार से जो निर्गमित प्रतिनिधि पत्र मुद्रा होगी, माने कि जो भी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा हमने निर्गमित की है, बच्चों निर्गमित यानी इशू की है, छाप रहे हैं, उसके पीछे 100%
इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्या कहा जा रहा है कि 100% मूल्य के बराबर स्वर्ण या रजत को कोष के रूप में रखा जाता है। 100% उतनी वैल्यू के बराबर का गोल्ड या सिल्वर आपके कोष में होने के बाद ही आप इस प्रकार की मुद्रा छाप सकते हैं। और साथ ही सरकार या केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि मुद्रा के बदले धारक को, धारक यानी आप या हम, कोई भी ग्राहक है जिसके पास की वो मुद्रा उपलब्ध है, धारक को मुद्रा के अंकित मूल्य के बराबर स्वर्ण या रजत देने का वचन देता है। अर्थात प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में सरकार या केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि मुद्रा के बदले धारक को, धारक कौन है, जिसके पास वो नोट है, को मुद्रा के अंकित मूल्य, बच्चों जो अंकित मूल्य लिखा है, जैसे 2000 का नोट है तो 2000 के बराबर का स्वर्ण या रजत आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपकी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन है तो। अब स्वर्ण और रजत की सीमित उपलब्धता के कारण प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को अत्यधिक मात्रा में निर्गमित नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ बहुमूल्य धातु में परिवर्तनशीलता के कारण जनता का विश्वास भी बहुत अधिक होता है। लेकिन प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसका जो निर्गमन है, जो इशू की जा रही है, इसको छापा जा रहा है, वो देश में मूल्यवान धातुओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः संकट के समय मुद्रा की अधिक आवश्यकता होने पर ये जो सिस्टम है ये असफल हो सकता है, और बहुमूल्य धातुओं के कोष में रखे होने के कारण उनका अन्य उपयोग भी संभव नहीं हो पाता है, और वह अनुपयोगी एक प्रकार से कोष में पड़े रहते हैं। अब हम देख रहे हैं दूसरा प्रकार, कन्वर्टिबल पेपर करेंसी या परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अब हम क्या देख रहे हैं, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। ये एक ऐसी मुद्रा है जो मौद्रिक अधिकारी द्वारा धारक को विकल्प के रूप में बहुमूल्य धातुओं या प्रामाणिक मुद्रा में परिवर्तनीय होती है। अब इसका फायदा तो यह है कि इस प्रकार की मुद्रा सीमित धात्विक कोषों के आधार पर भी निर्गमित हो जाती है, और एक फायदा यह है कि निर्गमित परिवर्तनीय पत्र मुद्रा की मात्रा धात्विक कोषों की तुलना में अधिक भी हो सकती है। इसलिए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रामाणिक या मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनशील है, और विदेशी भुगतानों के लिए धारक को अपनी मुद्रा के बदले निश्चित दर पर स्वर्ण या रजत प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की मुद्रा की धातुओं में परिवर्तनशीलता के कारण जनता का विश्वास उस मुद्रा में अधिक होता है। लेकिन ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा से थोड़ा मितव्ययी प्रणाली है। इसमें 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। सीमित धात्विक कोषों को रखकर भी हम मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं। बच्चों, निर्गमन यानी नोट इशू किए जा सकते हैं, नोट छापे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थी। अगर यदि हमें अत्यधिक मुद्रा की ज़रूरत है तो हम छाप नहीं सकते थे यदि हमारे पास उसके बराबर के रजत या स्वर्ण कोष ना हो। लेकिन ये प्रणाली जो है ये थोड़ा लोचदार है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें धात्विक कोषों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा प्रकार है इनकन्वर्टिबल मनी या अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। ये जो इनकन्वर्टिबल पेपर मनी है यह एक ऐसी मुद्रा है जो प्रामाणिक मुद्रा तथा बहुमूल्य धातुओं में संवैधानिक रूप से परिवर्तनीय नहीं होती है। बच्चों, डिफरेंस समझिएगा कि परिवर्तनीय पत्र मुद्रा में क्या है, सीमित कोष रखा जा रहा है, लेकिन यदि धारक चाहे तो सीमित मात्रा में अपने पास रखी हुई मुद्रा को स्वर्ण या रजत में परिवर्तित करा सकता है। लेकिन नाम से ही हम देख सकते हैं इस प्रकार की मुद्रा का नाम है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा या इनकन्वर्टिबल मनी। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में क्या किया जा रहा है, प्रामाणिक मुद्रा तथा बहुमूल्य धातुओं में संवैधानिक रूप से परिवर्तनीय बिल्कुल नहीं है। यही प्रणाली आज हम भारत में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, हम अपने पास रखे हुए नोट किसी मौद्रिक अधिकारी के पास ले जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इसके बराबर का गोल्ड दे दे या हमें इसके बराबर का सिल्वर दे दे, सोना लौटा दे या चांदी लौटा दे। वर्तमान युग में प्रतिनिधि तथा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली खर्चीली और बेलोचदार होने के कारण व्यावहारिक नहीं है। कौन सी प्रणाली? ये जो हमने पहले प्रणालियाँ देखी, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा
और परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, ये दोनों ही प्रकार की मुद्रा का प्रचलन आजकल वर्तमान युग में नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़्यादा व्यवहारिक कौन सी है? अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा को हम इनकन्वर्टिबल मनी भी कहेंगे। क्यों इनकन्वर्टिबल है? किस में इनकन्वर्टिबल है? कि हम मुद्रा को, ये एक ऐसी पत्र मुद्रा है जो प्रामाणिक मुद्रा तथा बहुमूल्य धातुओं में संवैधानिक रूप से परिवर्तनीय बिल्कुल नहीं है। वर्तमान युग में ये प्रणाली कम खर्चीली है, इसमें लोचशीलता भी है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ऐसी मुद्रा प्रणाली को अपनाना चाहता है जो सस्ती, सरल, लोचदार और प्रगतिशील हो। वास्तव में मुद्रा में जन विश्वास सरकार की साख, नीतियों, कार्यप्रणाली और स्थिरता पर निर्भर करती है। इसी कारण से आज विश्व के समस्त राष्ट्रों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का प्रचलन है और भारतीय मुद्रा भी इसी का उदाहरण है। तो बच्चों, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की जो मुद्रा है वो किस प्रकार की है, तो आप क्या जवाब देंगे? अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। यह मुद्रा का इस मुद्रा का निर्गमन सीमित धात्विक कोष, बच्चों ध्यान रखिएगा, सीमित धात्विक कोष में मोस्टली हम जैसे इंडिया की बात करें तो गोल्ड रखा जाता है, और साथ ही साथ प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियां भी कौन सी? विदेशी प्रतिभूतियों को धरोहर के आधार पर कोष में रखा जाता है और इसके आधार पर नोट निर्गमित किए जाते हैं। यह मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा या मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनशील नहीं है और इस प्रणाली में विदेशी विनिमय की व्यवस्था, यानी कि जो विदेशी प्रतिभूतियों की बात हो रही है, ये व्यवस्था सरकार के द्वारा भी की जाती है। ये कम खर्चीली है और मितव्ययी है। निर्गमित मुद्रा के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लोचशीलता भी है और इसमें आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप, यानी कि हमें ज़्यादा आवश्यकता है, आर्थिक संकट है या रेसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, बूम कंडीशन हो सकती है, इन सभी परिस्थितियों में, या कोई युद्ध की स्थिति आ सकती है या प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो सकती है, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं। तो इनमें जो लोचशीलता पाई जाती है इसलिए ये अधिक व्यवहारिक है और ये प्रगतिशील मुद्रा प्रणाली है जो हमें अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन को सुगम बनाती है। एक और प्रकार है मुद्रा का, पत्र मुद्रा का, वो है फिएट मनी, प्रादिष्ट मुद्रा। बच्चों, ये जो प्रादिष्ट मुद्रा है ये भी पत्र मुद्रा का ही एक रूप है और इसे संकटकालीन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार की मुद्रा है? इसे संकटकालीन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपके सामने ऐसा प्रश्न आ सकता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में कौन सी मुद्रा का निर्गमन किया जाता है या किस प्रकार की मुद्रा का चलन होता है, तो प्रादिष्ट मुद्रा का चलन हो सकता है। इस मुद्रा का निर्गमन किसी राष्ट्र द्वारा सामरिक यानी युद्ध की स्थितियों में, राजनीतिक या आर्थिक संकट के समय बिना किसी रक्षित कोष, बच्चों ध्यान से देखिएगा आप, बिना किसी रक्षित कोष, बिना किसी रक्षित कोष का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई आरक्षित कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने रखा हुआ है रक्षित कोष के अतिरिक्त राजकीय व्ययों की पूर्ति के लिए नोट का निर्गमन या मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। बच्चों, आपको मालूम नहीं होगा, 1789 से 1796, ध्यान दीजिएगा, सन 1789 से 1796 में फ्रांस में प्रचलित एसाइनेट्स, अमेरिका के क्रांतिकालीन और गृहयुद्धकालीन ग्रीनबैक्स तथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के मार्क, एक तरह का जो फिएट मनी है, प्रादिष्ट मुद्रा के ही उदाहरण है। जैसे गृह युद्ध में जब हम बात करें, अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था तब ग्रीनबैक्स नाम से जो मुद्रा आई थी, और फ्रांस में एसाइनेट्स जो है ये फिएट मनी है। इनमें पर्याप्त लोचशीलता के कारण प्रादिष्ट मुद्रा संकट के समय बहुत उपयोगी होती है, किंतु धात्विक कोषों के अभाव और सरकार की अस्थिरता और संकटकालीन स्थिति के कारण इसमें जन विश्वास बहुत कम होता है, नगण्य है, यानी कि ये बहुत अल्प समय के लिए ही प्रयोग में ली जाती है। तो ये था भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। पहला हमने देखा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, फिर प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट मुद्रा।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है, प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक स्वरूप के आधार पर।